तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का हिमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोगों ने साइंस को कंटिन्यू किया हुआ है। साइंस में अभी हम लोग बॉटनी पढ़ रहे हैं। बॉटनी में अभी हम लोगों का डिस्कशन चल रहा है शैवालों पर, यानी एल्गी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले 2 लेक्चरों से हम लोग शैवालों में जनन की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं कि शैवालों में जनन किस प्रकार से होता है। पिछले 2 लेक्चरों में हम लोगों ने समझा कि शैवालों में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 2 प्रकार से होता है। एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं जिसमें कायिक जनन भी बोला जाता है हिंदी में, या उसे ही वर्धी जनन भी बोल दिया जाता है, जिसमें वेजिटेटिव सेल भाग लेते हैं, कोशिकाएं भाग लेती हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था कि जिसमें स्पोर्स भाग लेते हैं, जिसे बोलते हैं बीजाणु बोला जाता है। तो ये दोनों जो जनन की प्रक्रियाएं हैं, बीजाणु के द्वारा यानी स्पोर्स के द्वारा या फिर वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा, ये दोनों प्रक्रियाएं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आती है। तो आज हम लोग बातें करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के संदर्भ में। जब हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे, जीवाणुओं के बारे में हम लोग जब अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने बताया था कि वहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बेसिकली वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बोल दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेक्स ऑर्गन भाग नहीं ले रहा था, जबकि शैवालों में सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं। और कहा जाता है कि ये जो सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं ये बेसिकली स्पोर्स के द्वारा या फिर वेजिटेटिव सेल्स के द्वारा डेवलप होते हैं, यानी बीजाणुओं के द्वारा या तो डेवलप हो जाते हैं, या फिर जो वर्धी कोशिकाएं हैं, जो कायिक कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा गैमेट्स का उत्पत्ति हो जाता है, विकास हो जाता है। और इसी गैमेट्स को हम लोग नर अंग बोलते हैं या सेक्स अंग भी कहा जाता है। ये गैमेट्स 2 प्रकार के होते हैं, नर और मादा, दोनों के मिलने से ही फिर जाइगोट होता है, फिर जाइगोट के बाद फिर नए पौधों का जन्म होता है। तो यहाँ पे नर और मादा का संयोजन होना बहुत जरूरी है, यानी मिलना, उनका मिलन आवश्यक होता है। इसीलिए इसे हम लोग प्रॉपर वे में लैंगिक जनन बोलते हैं। यानी जैसे उच्च पादपों में, उच्च श्रेणी के पादपों में जिस प्रकार की लैंगिक जनन होती है, ठीक वैसे ही लैंगिक जनन शैवालों में भी हमें देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पे शैवालों के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लैंगिक जनन ही कह दिया जाता है, न कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। जबकि जीवाणुओं के संदर्भ में इसी प्रक्रिया को जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहा जाता था, क्योंकि वहां पे कोई सेक्स ऑर्गन भाग नहीं लेता था और नहीं जाइगोट बनता था वहां पे। क्लियर है ना यहाँ पे? तो आइए हेडिंग डालिए, आज हम लोग इसको समझते हैं। तो ये रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक हम लोगों का एंड हो जाएगा। हेडिंग डालिए, शैवालों में लैंगिक जनन। शैवालों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन। देखिए, जहाँ तक हम लोग देख रहे थे कि जब अलैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं तो अलैंगिक जनन में विशेष कोशिका भाग लेती है। थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे, जब अलैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं, अलैंगिक जनन में क्या होता है, विशेष प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है। 2 प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। तो एक में कौन सी कोशिका भाग लेती है? बीजाणु भाग लेती है, स्पोर्स जिसे बोलते हैं। और दूसरे में भाग लेता है वर्धी कोशिका है, वर्धी कोशिका, या हम इसे बोल सकते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल भाग लेते हैं। यहां पे कहने का मतलब यह है कि कोई जनन कोशिकाएं भाग नहीं ले रही, और लैंगिक जनन में ऐसे सेल्स भाग नहीं ले रही जो जनन कोशिकाएं हों। यहाँ पे विशेष प्रकार के सेल्स भाग ले रही हैं, जिसे एक को बोला गया स्पोर्स बीजाणु, दूसरे को बोला गया वेजिटेटिव। इन्हीं के माध्यम से पौधे में अंकुरण होता है, नए पौधों का जन्म होता है। जबकि जब हम लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहाँ पे जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं, जनन कोशिका भाग लेती है। और इस जनन कोशिका को बोला गया गैमेट, गैमेट्स या गैमेट, ये बोला गया जनन कोशिका। ये गैमेट्स प्लस और माइनस दोनों होते थे। ये प्लस और माइनस जब संयुग्मन करते हैं, संयुग्मन समझ रहे हैं ना, ये प्लस और माइनस, संयुग्मन या संयुग्मन, इसे बोलते हैं मिलन, या फिजन भी बोल देते हैं, FUSION। इसे संयोजन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, संयोजन, संयोजन। अब ये प्लस और माइनस जब संयोजन करते हैं तब यहाँ से हमें निर्माण होता है, उस स्पोर्स का निर्माण होता है। उस स्पोर्स क्या होता है? एक प्रकार के बीजाणु होता है जो दोनों के मिलने से बनता है, इसे बोलते हैं उस स्पोर्स। ध्यान रखिएगा, उस स्पोर्स बोला जाता है, उस स्पोर। इसका स्पेलिंग है OOSPORE, उस स्पोर बनता है। जब नर और मादा गैमेट मिलते हैं तो उस स्पोर बनता है। इसी के बाद की प्रक्रिया होती है जाइगोट, फिर बनता है जाइगोट, जाइगोट बनता है, और यही अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरण कर जाता है, अंकुरण करके नए पादप को जन्म देता है। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि जब लैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं तो लैंगिक जनन में लैंगिक जनन वाले जो जनन कोशिकाएं हैं वो भाग लेती हैं। और जनन कोशिकाएं यहाँ पे क्या होता है? गैमेट्स, जो एक नर है और एक मादा, प्लस माइनस मतलब नर और मादा है।
कहते हैं कि गैमेट्स का निर्माण कहाँ से होता है, तो गैमेट्स का निर्माण बताते हैं कि ये स्पोर्स से होता है या फिर वेजिटेटिव सेल से निर्माण होता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्पोर्स और वेजिटेटिव सेल से गैमेट्स का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक गैमेट्स प्लस होता है, एक गैमेट्स माइनस होता है। तो गैमेट्स का निर्माण भी बेसिकली स्पोर्स से होता है या फिर वेजिटेटिव सेल से होता है, यानी कि या तो कायिक कोशिका से हो जाता है या तो फिर जो बीजाणु है उससे हो जाता है स्पोर्स का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण। जब गैमेट्स का निर्माण हो जाता है तो फिर इसमें शैवालों में एक प्रकार का हमें लैंगिक जनन स्पष्ट तौर पे देखने को मिलता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब थोड़ा सा समझते हुए हम लोग लिख लेते हैं, देख लेंगे लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है। बस ये चीज़ें आपको समझना है। यहाँ से बहुत डीप में जा करके प्रश्न नहीं पूछेगा, जैसा कि MSc और BSc में जिस तरीके की चीज़ें चलती है, क्योंकि एकेडमिक लेवल पे चीज़ें हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोग एकेडमिक देख रहे हैं, सॉरी आज जो कॉम्पिटिटिव हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हालांकि इतने डीप में प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन इतना पूछ सकता है कि लैंगिक जनन कितने प्रकार का होता है या लैंगिक जनन शैवालों में होता है कि नहीं होता, बस इतना ही अगर जानेंगे तो काम हो जाएगा। लैंगिक जनन में कौन सी कोशिकाएं भाग लेती हैं, गैमेट्स भाग लेती हैं, एक नर होता है एक मादा होता है, ये भी आप लोगों को पता। गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, या तो वेजिटेटिव सेल से हो जाता है या फिर स्पोर से हो जाता है। कब होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। तो ये कुछ बातें आपके दिमाग में रखनी है, इतनी बातें दिमाग में रखेंगे तो यहाँ से प्रश्न इजी वे में हैंडल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय ऐसा तो है नहीं कि बस मैं पॉइंट में 3-4 पॉइंट लिखा दूँ काम हो जाएगा, फिर आपको रटना पड़ जाएगा, आपको समझ में आएगा नहीं। जब इस पूरी प्रक्रिया को डिटेल में हम लोग समझ लेंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा, फिर आपको बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होगी। जब आप नोट्स पलटेंगे, पेज पलटेंगे, तो एक पेज मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आप इसे समझ लेंगे, काम आपका हो जाएगा। लेकिन समझने के लिए कम से कम 20-25 मिनट 30 मिनट हम लोगों को देना होगा यहाँ पे। तो आज बेसिकली हम लोग सिर्फ और सिर्फ लैंगिक जनन पे ही बातें करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ विशिष्ट जो शैवाल हैं, जैसे नीलहरी शैवाल, भूरे शैवाल है ना, गोल्डन एल्गी, ऐसे करके उन पे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, उनके क्या लक्षण हैं, कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेंगे। वहाँ से भी प्रश्न UPSC में पूछे जाते रहे, स्टेट बेसिस में पूछा जाता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद शैवालों का लाभ और हानिकारक शैवाल और ऐसे सवाल जो हमारे लिए लाभ पहुँचाते हैं, खाने के काम आते हैं, बहुत सारे काम, दवा वगैरह बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो ये शैवालों वाला टॉपिक हम लोग एंड होगा। तो बेसिकली मान के चलिए कि 4 लेक्चर और लगेगा। इसमें आप लोग लिखिए जहां अलैंगिक जनन में विशिष्ट प्रकार की कोशिका, विशिष्ट प्रकार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि जनन कोशिका से अलग होता है। विशिष्ट प्रकार में यहाँ पे आप ब्रैकेट में चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 2, एक बीजाणु स्पोर और दूसरा वर्धी या कायिक, दोनों एक ही होता है, वर्धी या कहीं कहीं वर्धी लिखा होता है, कहीं कहीं कायिक होता है। इंग्लिश में बोलते हैं विजेटेटिव। विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, यह सीधे अंकुरण करके, ध्यान रखिएगा, यह सीधे अंकुरण करके नए पौधों को जन्म देती हैं। किसमें बात हो रहा है, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में मैंने दोनों चीज़ों शामिल कर ली, वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो, प्लस स्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो, यानी बीजाणु जनन और कायिक जनन या वर्धी जनन में सीधे वो एक बनता है, बीजाणु बना, इस विशेष प्रकार का अलग अलग टाइप बीजाणु बना, वो अंकुरण किया, नए पौधे जन्म गया। कायिक जनन में हम लोगों ने देख लिया था कि सेल ही विभाजित हो रहा है, सबसे आसान तरीका तो वही होता है कि शैवाल टूटा, दोनों अलग अलग डेवलप कर गए, कायिक जनन हो गया। लेकिन लैंगिक जनन में 2 जनन कोशिकाएं भाग लेते हैं बेसिकली, यहाँ पे कोई 2 जनन कोशिकाएं भाग नहीं ले रही। तो लिख लीजिए वही लैंगिक जनन में 2 जनन कोशिकाएं, ध्यान रखिएगा, जनन कोशिकाएं भाग लेती हैं, जिन्हें क्या बोला जाता है, गैमेट्स कहा जाता है, जिन्हें याद रखिएगा गैमेट्स, इसके पहले होगा GAMETS, गैमेट्स कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर। लैंगिक जनन में क्या भाग लेना, गैमेट्स। अभी मैं आगे लिखवाऊंगा गैमेट्स के बारे में कि गैमेट्स एक नर एक मादा होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अलैंगिक जनन में कोई
लिंग भाग नहीं लेता, ध्यान रखिएगा, और न ही कोशिकाएं संयोजन करती हैं। संयोजन के इंग्लिश में फ्यूजन, FUSION, फ्यूजन करती हैं, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें दो कोशिकाएं ना तो आपस में मिलती हैं लैंगिक जनन में, ना ही कोई लिंग भाग लेता है यहाँ पे अलैंगिक जनन में। ये चीज़ें आपको मैंने समझाया था वहाँ कोई किसी प्रकार का कोई लिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक बीजाणु है, अलग तरीके से जनन हो रहा है, एंडोस्पोर और बाकी चीज़ें बन रही है उसमें, जूस्पोर बन रहा है। और दूसरा होता है वर्धी कोशिकाएं, कायिक कोशिकाओं में हम लोग देख रहे थे अलग अलग विखंडन द्वारा कई प्रकार से चीज़ें वहाँ पे, यानी वहाँ पे टूटना, विखंडन हो रहा है, टूट रहा है, टूटा और दोनों अलग अलग रूप में डेवलप कर गए, दोनों अलग पादप के रूप में डेवलप करके दो पौधा हो गए। लेकिन यहाँ पे दो कोशिकाएं बेसिकली मिलती हैं। तो अलैंगिक जनन में कोशिकाओं का मिलन नहीं हो रहा, संयोजन वही लिख रहे हैं। यहाँ पे कोशिकाएं मिल नहीं रही हैं और नहीं यहाँ पे कोई लिंग भाग ले रहा है। वही लैंगिक जनन में करती हैं, लिख लीजिए, करती हैं। वही कामा लगा के लिखिएगा, वही लैंगिक जनन में दो कोशिकाएं अर्थात गैमेट्स भाग लेते हैं। ये गैमेट्स एक नर होता है तथा दूसरा मादा होता है। ध्यान रखिएगा, जब हम गैमेट्स की बात करते हैं तो गैमेट्स में दोनों शामिल हैं, नर और मादा। तो दो गैमेट्स भाग ले रहे हैं, इसका मतलब दो गैमेट्स का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नर और मादा। दो गैमेट्स भाग ले रहे हैं मतलब एक नर और एक मादा भाग लेगा, और दोनों का क्या होगा, संयोजन होगा, फ्यूजन होगा, मिलन होगा। जब मिलन होगा तो फिर बनेगा जाइगोट। मैंने लिखा था यहाँ पे गैमेट्स भाग लेते हैं, जिसमें जो एक नर होता है एक मादा होता है, जो संयोजन करके, संयोजन, या फिर इसको बहुत आसान शब्दों में इसलिए लिखवा रहा हूँ, थोड़ा अगर कहीं लिखना हो तो आप ये वर्ड इस्तेमाल करिएगा। आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मिलन करके जाइगोट बनाते हैं, जिससे नए पादप का जन्म होता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में तो वहाँ पे भी जाइगोट की चर्चा होगी। हम लोग देखेंगे जाइगोट, वहाँ भी खूब डिटेल में पढ़ा जाएगा कि जाइगोट क्या होता है। जब मिलन होता है तो उसके बाद की जो सेल्स बनते हैं वो जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट के बाद की आगे प्रक्रियाएं होती हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब ये संयोजन करते हैं तो उसके बाद बनता है जाइगोट, फिर यही जाइगोट से नए पादप का जन्म हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे समझना ही है लैंगिक जनन में कि यहाँ पे जो लैंगिक प्रक्रियाएं हो रही हैं ठीक वैसी हो रही हैं जैसे कि बाकी के उच्च श्रेणी के पादपों में होता है। इसी वजह से इसे सीधे सीधे हम लोग लैंगिक जनन बोल देते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसी वजह से इसे बोला गया है, जबकि जीवाणु के संदर्भ में ऐसा नहीं था। मैंने बताया था कि वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था। वहाँ पे क्या होता था, ट्रांसडक्शन, रूपांतरण, है ना, हस्तांतरण, ये सब चीज़ें वहाँ देखने को मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, वहाँ पे डीएनए हस्तांतरित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे डीएनए हस्तांतरित नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जाइगोट भी बन रहा है। यानी डीएनए हस्तांतरित होने के साथ साथ जाइगोट भी बन रहा है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डीएनए हस्तांतरित हो रहा था, जाइगोट नहीं बन रहा था जीवाणु में। इस वजह से उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं बोला गया, डीएनए रिकॉम्बिनेशन बोल दिया गया, क्योंकि वहाँ डीएनए का पुनर्योजन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ हो रहा है, यहाँ जाइगोट अगर बन रहा है तो सब कुछ हो रहा है, दो गैमेट्स भी भाग ले रहे हैं प्लस माइनस, तो इस वजह से इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा हम लोगों ने, जिससे नए पादप का जन्म होता है। क्लियर है ना यहाँ पे, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है, संयोजन ध्यान रखना है। यहाँ पे संयोजन हो रहा है दो सेल्स में। कौन से दो सेल्स हैं, गैमेट्स है। गैमेट्स में कौन है, एक नर है और एक मादा है। संयोजन होने के बाद क्या बन रहा है, जाइगोट बन रहा है। यही चीजें बता रही हैं कि ये पूरी तरीके से प्योरली शुद्ध रूप से ये लैंगिक जनन है। लिखिए, जन्म होता है। अतः लिख लीजिए, इसी कारण देखिए इस प्रक्रिया में, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए थोड़ा सा, देखिए लिखिए, इस पूरे प्रक्रिया में लैंगिक जनन अंग, उनका मिलन, उनका संयोजन तथा जाइगोट आदि
का निर्माण देखने को मिलता है, इसीलिए इसे शुद्ध लैंगिक जनन प्रक्रिया माना जाता है। लैंगिक जनन प्रक्रिया माना जाता है, जबकि जीवाणु के संदर्भ में तीनों ही चीजें देखने को नहीं मिलती थी। तीनों चीजें कौन कौन से? लैंगिक जननांग, संयोजन और जाइगोट। ये तीनों चीजें जीवाणु के संदर्भ में नहीं मिलती थी। इसीलिए उसे लैंगिक जनन न मानकर आनुवांशिक पुनर्योजन माना जाता है, क्योंकि वहाँ केवल आनुवांशिक पदार्थ का हस्तांतरण होता है, पुनर्योजन होता है, क्लियर है यहाँ पे? जीवाणु में क्यों नहीं माना गया उसे लैंगिक जनन शुद्ध रूप से? क्योंकि ये तीन प्रक्रियाएं वहाँ पे देखने को नहीं मिलती। वहाँ से डीएनए एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जाता है, इसलिए उसे डीएनए रिकॉम्बिनेशन या आनुवांशिक पुनर्योजन माना जाता है। क्लियर है यहाँ पे? अब पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यहाँ लिखिए शैवालों में साधारणतया गैमेट्स स्वतंत्र रूप से किसी नए पादप का जन्म नहीं देते हैं। वही चीज मैं लिखवा रहा हूं जो मैं समझाया। मैंने बताया गैमेट्स अगर चाहे कि हम स्वतंत्र रूप से नए पादप को जन्म दे देते, वो संभव नहीं है। जबकि जो बीजाणु है, स्पोर है, वो स्वतंत्र रूप से नए पादप को जन्म दे सकता है। जो वर्धी कोशिकाएं हैं, जो वेजिटेटिव सेल हैं, वो भी स्वतंत्र रूप से नए पादप को जन्म दे सकती हैं। लेकिन गैमेट्स के अंदर ऐसा नहीं है। गैमेट्स जो सेल है वो स्वतंत्र रूप से नए पादप जन्म देते हैं, ऐसे संभव नहीं है। इसके लिए संयोजन करना आवश्यक है, मिलना, दो गैमेट्स का जो एक दूसरे के विपरीत लिंगी होंगे उनका मिलना आवश्यक है, तभी जन्म होगा। तो वही मैं लिखवाना चाह रहा हूँ। नए पादप को जन्म नहीं देते हैं। इसके लिए उन्हें संयोजन करना आवश्यक होता है। संयोजन करना आवश्यक होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने क्या बताया कि यहाँ पे संयोजन आवश्यक होता है। दो जो स्वतंत्र गैमेट्स हैं वो चाहे कि हम अलग से पौधा बना लें, नए पादप को जन्म दे दें, तो वो पॉसिबल नहीं है। जैसा कि हम लोग बताया कि जो स्पोर हैं, जो बीजाणु हैं, उनके लिए संयोजन आवश्यक नहीं होता। वो बीजाणु ही अपने तरीके से नए पादप को जन्म दे देता है। ठीक ऐसे ही जो कायिक कोशिका है या वर्धी सेल हैं, वेजिटेटिव सेल हैं, वो भी क्या होता है, उनके लिए भी संयोजन आवश्यक नहीं होता। वो स्वतंत्र रूप से नए पादप को जन्म दे देते हैं। लेकिन जब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो गैमेट्स के अंदर ये पावर नहीं होता है कि गैमेट्स जो है कि स्वतंत्र रूप से नए पादप जन्म दे। इसमें नर और मादा गैमेट्स को मिलना आवश्यक होता है। जब नर मादा गैमेट्स मिलती हैं तो उसके बाद फिर जाइगोट होता है। जाइगोट के बाद फिर स्पोर का निर्माण होता है। ये स्पोर जब चीज़ें सही होती हैं तो फिर स्पोर से ही नए जो है कि पादप का जन्म हो जाता है। तो दो तीन चीज़ें अभी और लिख लीजिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। इस जनन को आप तो समझ गए, गैमेट्स नर मादा। अच्छा, गैमेट्स का निर्माण कैसे होता है, ध्यान रखिए। विपरीत परिस्थितियों में गैमेट्स का निर्माण बीजाणु और कायिक कोशिकाओं से होता है, शैवालों में। और विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं, जब बीजाणु और जो है कि कायिक कोशिकाओं से जब गैमेट्स का निर्माण होता है, तो उसी समय शैवालों में हमें लैंगिक जनन देखने को मिलता है, क्योंकि उसी समय गैमेट्स का निर्माण होता है। तो सामान्यतः पूछा जाता है प्रश्न कि शैवालों में लैंगिक जनन कब देखा जाता है, तो सामान्यतः ज़्यादातर शैवालों में लैंगिक जनन विपरीत परिस्थितियों में देखने को मिलता है, क्योंकि इसी समय गैमेट्स का निर्माण होता है। ये गैमेट्स जब बनते हैं, बनने के बाद फिर संयोजन करते हैं। संयोजन करने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से फिर स्पोर बनता है। ये स्पोर फिर बाद में डेवलप कर जाता है। इसी स्पोर से नए पादप का जन्म हो जाता है। तो लिखिए पैराग्राफ करके, यहाँ पे लिखिए। अधिकांश
अच्छा फिर तो पहले लिख लीजिए, लिखिए गैमेट्स का निर्माण। देखिए शैवालों में गैमेट्स का निर्माण, गैमेट्स का निर्माण, पहले इसको समझ लीजिए, निर्माण विपरीत परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में बीजाणु यानी स्पोर तथा वर्धी कोशिकाओं से होता है। वर्धी कोशिका यानी वेजिटेटिव से, वर्धी कोशिकाओं से होता है। यह ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि गैमेट्स का निर्माण कहाँ से होता है, विपरीत परिस्थिति में बीजाणु से और वर्धी कोशिकाओं से होता है। ऐसा रिसर्च शोध करके अब मान लिया गया है कि गैमेट्स बेसिकली शैवालों में जो निर्माण होता है, गैमेट्स जो बनते हैं प्लस और मादा, नर मादा, वो विपरीत परिस्थितियों में इन्हीं से बन जाता है। और इसी वजह से विपरीत परिस्थितियों में ही हमें शैवालों में लैंगिक जनन देखने को मिलता है। तो लिख लीजिए इसी कारण अधिकारण लैंगिक जनन, शैवालों में लैंगिक जनन, ऐसे लिख लीजिए, इसी कारण शैवालों में लैंगिक जनन हमें विपरीत परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है, परिस्थितियों में ही देखने को मिलता है। इसी कारण लैंगिक जनन हमें शैवालों में विपरीत परिस्थितियों में देखने, तो उसी समय गैमेट्स का निर्माण होता है। जब गैमेट्स बनता है तो संयोजन करते हैं, तो फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर स्पोर बनता है। तो लिखिए, हाँ लिखिए, देखने को मिलता है। देखिए गैमेट्स संयोजन करेंगे, गैमेट्स संयोजन करके जाइगोट बनाते हैं, इसके बाद शैवालों में स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर, OOSPOR, स्पोर का निर्माण होता है। स्पोर का निर्माण होता है, लिख लीजिए इसको। अच्छा, स्पोर का निर्माण होता है। अब ये सारी चीज़ें कब होती है, विपरीत परिस्थिति में हो जाती है। यानी जब कंडीशन विपरीत होती है, लगता है कि शैवाल अब सर्वाइव नहीं कर पा रहे, यानी स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, ऐसे कंडीशन में ही स्पोर यानी बीजाणु और वर्धी कोशिका या वेजिटेटिव सेल से गैमेट्स का निर्माण हुआ। गैमेट संयोजन करते हैं, जाइगोट हुआ, जाइगोट के बाद बन गया स्पोर बन गया। अब ये बन करके सुरक्षित है स्पोर। जो ही परिस्थितियां अनुकूल आएंगी, यही स्पोर से नए पादप का जन्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, स्पोर का निर्माण होता है जब परिस्थितियां, लिखिए यह प्रक्रिया विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। ध्यान रखिएगा, यह प्रक्रिया विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में देखने को मिलता है। इतनी चीज़ें हमें देखने को मिल गया कब, जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो। लेकिन जो ही अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, यही स्पोर क्या हो जाएगा, स्पोर डेवलप हो जाएगा। जो स्पोर बना हुआ, सॉरी स्पोर नहीं, स्पोर, ध्यान रखिएगा, OOSPOR, स्पोर। तो लिख लीजिए, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तब यही स्पोर अंकुरण कर नए पादप को जन्म देता है। ध्यान रखिए, जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो ये जो स्पोर है नए पादप को जन्म देता है। तो लैंगिक जनन में बेसिकली जो प्रक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, जो मेन जो शैवाल है जहाँ पे स्पोर बना, वह शैवाल समाप्त हो जाता है। अब ये स्पोर नए पादप को जन्म दे रहा है। तो याद करिए, जब हम लोग पढ़ रहे थे बैक्टीरिया, तो मैंने बताया था पेरेनेटिंग की प्रक्रिया। पेरेंटिंग मतलब अपने आप को सर्वाइव रखने की प्रक्रिया, कि हम मर गए लेकिन हमारे बाद हमारा बच्चा हमें जीवित रखेगा, तो हम अपने बच्चे में जीवित अपना जीवन देखते। ठीक वही प्रक्रिया यहाँ मानी जाती है शैवालों में। शैवालों में लैंगिक जनन पेरेनेटिंग की प्रक्रिया होती है। ध्यान रखिएगा, तो लिख लीजिएगा, नए पादप को जन्म देते हैं, तथा पुराना शैवाल, मैं पुराना इसलिए लिख रहा हूँ
या फादर शैवाल, मदर शैवाल कर लीजिए, तथा मातृ शैवाल या पितृ शैवाल, जो भी लिखना हो लिख लीजिए, मातृ शैवाल, सॉरी ठीक है, मातृ शैवाल का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इसीलिए अधिकतर शैवालों में लैंगिक जनन पेरेनेटिंग की प्रक्रिया होती है। पैरानेटिंग, PARENATING, पैरेनेटिंग की प्रक्रिया होती है। पेरेंटिंग मतलब एक बोलते हैं चालकता, अपने आप को आजीवन जीवित रखने की प्रक्रिया, पेरेंटिंग की प्रक्रिया मानी जाती है। मैक्सिमम शैवालों में होता है, कुछ शैवाल अपवाद होते होंगे, ज़्यादातर शैवालों में चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो लैंगिक जनन में बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, गैमेट्स बनता है। गैमेट्स बनता है किससे है, स्पोर और वेजिटेटिव सेल से बनता है। कब बनता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में बनता है। जब बनता है गैमेट्स तो फिर क्या होता है, संयोजन होता है, जाइगोट बनता है, उस स्पोर बनता है। ये उस स्पोर रहता है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो इसी स्पोर से नए शैवाल का जन्म हो जाता है, पुराना शैवाल मृत्यु हो जाता है। समानतः ज़्यादातर, कुछ अपवादिक चीज़ें होंगी, और इसी से नए पादप जन्म होता है, पुराना शैवाल मृत हो जाता है, क्योंकि जो पुराना शैवाल है वो नए शैवाल के रूप में सामने आ जाता है, अपने अस्तित्व को बचाए रखता है, इसीलिए उसे बोलते हैं पेरेंटिंग की प्रक्रिया बोल जाता है। नील हरित शैवाल, जिसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे, खूब चर्चा नील हरित शैवालों की हुई। हम लोग देखा था नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया, ये हम लोग पढ़ेंगे। नील हरित शैवाल तो मैं वहाँ पे बैक्टीरिया से क्या समानता है, क्या समानता है वो भी देखेंगे। नील हरित शैवाल लाल शैवालों से, जो लाल कलर के शैवाल हैं, रेड एल्गी, उनसे भी कई समानता रहती है। इसीलिए नील हरित शैवाल को कई बार लाल शैवाल की श्रेणी में भी रख दिया जाता है। तो वो भी हम लोग समझेंगे जब अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का, नेक्स्ट जब लेक्चर आएगा, तो वहाँ पे हम लोग कुछ शैवालों के जो प्रकार हैं उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न वहाँ से पूछे जाते रहे, तो वह हम लोग समझेंगे। नील हरित शैवालों में लैंगिक जनन देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखिए। तो पैराग्राफ चेंज करके यहाँ पे लिख लीजिए, नील हरित शैवालों में जनन की लैंगिक प्रक्रिया नहीं पाई जाती। लैंगिक प्रक्रिया नहीं पाई जाती है। क्यों? मैंने बताया लैंगिक प्रक्रिया होने के लिए गैमेट्स का निर्माण होना आवश्यक है। तो नील हरित शैवालों में गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, तो यहाँ भी नहीं पाई जाती है, क्योंकि इनमें गैमेट्स का निर्माण नहीं होता। क्लियर है ना यहाँ तक? अब लैंगिक जनन बेसिकली 3 प्रकार का हो, 3 प्रकार इन द सेंस का हो गया, गैमेट्स की जो नेचर है उसके आधार पर बांटा जाता है, गैमेट्स कैसे बन रहे हैं उनके, उसी आधार पर उसे 3 प्रकार से बांट दिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रमुख रूप से लैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। प्रमुख रूप से लैंगिक जनन निम्न प्रकार का होता है। पहला हेडिंग डाल लीजिए, आइसोगेमस। इसका इंग्लिश में होता है GAMOUS। गैमेट्स से निकला हुआ है गैमस, ये ध्यान रखिए, गैमेट्स से ही गैमस निकला हुआ। तो यहाँ सीधा सा मतलब गैमेट्स के नेचर की बात की जा रही, उसी आधार पे उसे 3 प्रकार से बांट दिया गया कि गैमेट्स कैसे कैसे बनते हैं। इसे हिंदी में अगर लिखना हो तो हिंदी में इसे बोलते हैं समयुग्मकी। ध्यान रखिए, समयुग्मकी। इसमें जो गैमेट्स होते हैं प्लस और माइनस दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, एक जैसे, उनकी साइज आकार एक होती है, लेकिन कार्य अलग होता है। एक माइनस होता है और प्लस, एक नर होता है, एक मादा होता है, बस इसीलिए इसे बोलते हैं समयुग्मकी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह सरलतम प्रकार का लैंगिक जनन है। यह सरलतम प्रकार का लैंगिक जनन है। इसमें भाग लेने वाले
इसमें भाग लेने वाले दोनों गैमेट्स का आकार समान होता है, परंतु इनकी कार्यकी समझ रहे हैं ना, इनका कार्य करने का जो तरीका कार्यकी भिन्न होता है, इनकी कार्यकी भिन्न होता है, क्योंकि इसमें एक नर तथा एक मादा होता है। कार्य करने का तरीका भिन्न, एक नर होगा एक मादा होगा। दोनों गैमेट्स में फ्लैजिला पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, लिखिए इसी में, दोनों गैमेट्स में फ्लैजिला पाया जाता है, ठीक। यहाँ पे ध्यान, दोनों गैमेट्स में फ्लैजिला पाया, जैसे जो गैमेट्स बना, ध्यान रखें, इसमें क्या हो गया, जैसे मान लीजिए गैमेट जो बन रहा है, एक गैमेट्स ये हो गया जिसमें ये मान लीजिए 2 फ्लैजिला है, और एक गैमेट्स मान लीजिए, चलिए ऐसे बनाइए, दोनों को मिलन कराना है ना, तो इधर फ्लैजिला कर लीजिए, ये फ्लैजिला कर लीजिए, ये मेल गैमेट्स और ये कर दीजिए फीमेल गैमेट्स, 2 गैमेट्स हैं, दोनों में फ्लैजिला पाया जा रहा है, दोनों का आकार सेम है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया होगा लेकिन ये आकार सेम है। यहाँ लिख लीजिए आकार बराबर। अब होता क्या है, ये प्रक्रिया है, अब दोनों गैमेट देखिए आगे जाएंगे तो मिलेंगी, ऐसे मिली, फ्लैजिला इनका 2 इधर फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला इधर आया, ऐसे बना दिए, मिली। आगे चलकर यही चीज़ें अलग हो गई, ये फ्लैजिला, अब ये बन रहा है स्पोर की तरफ बन रहा है, अब आगे बढ़ेगा इस तरीके से चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे अलग हो गया, ये फ्लैजिला इधर, ये फ्लैजिला इधर, ये जो बना जाइगोट बन गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया, जाइगोट से आगे बनेगा तो यही बन जाएगा, ये एक अलग स्पोर बन जाएगा, स्पोर बन जाएगा, इसी से फिर नए पादप का जन्म हो जाएगा, ये डेवलप कर जाएगा, अनुकूल परिस्थिति आने पे ये डेवलप करेगा। देखिए अनुकूल परिस्थिति आने पे यहीं से नए पादप बन जाएगा, अनुकूल परिस्थिति आने पर ये नए पादप को जन्म दे देगा। तो 2 गैमेट्स हो गए समयुग्म, दोनों गैमेट्स यहाँ क्या आकार इनका समान है, दोनों में 2-2 फ्लैजिला पाए जा रहे हैं, इसी वजह से इन्हें समयुग्मकी बोला जाता है। लेकिन बस कार्यकी भिन्न है, कार्यकी मतलब एक नर है, एक मेल है और एक फीमेल है, ठीक। एक होता है दूसरा समयुग्मकी हो गया आइसोगेमस, एक होता है एनाइसोगेमस, नंबर 1 हो गया ये। अच्छा, ये एग्जाम्पल किस में पाया जाता है, क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है बेसिकली। इस प्रकार का जनन हमें देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफेरा। अच्छा, एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, जरूरी नहीं कि जो शैवाल है, जैसे क्लेमाइडोमोनास शैवाल है, तो इसमें अगर ये जनन पाया गया आइसोगेमस, तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें आइसोगेमस जनन ही पाया जाएगा, इसमें लैंगिक जनन के अलावा और लैंगिक जनन भी पाया जाता है, और लैंगिक जनन में भी आइसोगेमस प्रकार के जनन के अलावा भी बाकी प्रकार के जो जनन है ऊगेमस और एन आइसोगेमस, उस प्रकार की भी जनन यहाँ पे पाया जा सकता है। ये आपको दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि क्लेमाइडोमोनास अगर इसमें ये जनन पाया जाता है आइसोगेमस, तो अब एन आइसोगेमस इसमें नहीं पाया जाएगा जनन की प्रक्रिया, ऊगेमस प्रकार की जनन की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाएगी, या स्पोर प्रकार की जनन की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाएगी, या फिर वर्धी प्रकार की जनन की प्रक्रिया इसमें नहीं पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। एक ही शैवाल में कई प्रकार की जनन की प्रक्रिया पाई जाती हैं, वो परिस्थितियां डिपेंड करती हैं कि इसमें किस प्रकार की जनन होंगी। जैसे मैंने बताया बहुत परिस्थितियां अनुकूल हो, शैवाल तैर रहा है पानी में, लहरें आई, 2 भाग में टूटा, अलग हो गए दोनों, 1 से 2 हो गए, वही दोनों डेवलप करके यहाँ वर्धी प्रकार के जनन हो गया। उसी में स्पोर बना, स्पोर के द्वारा नए पौधे के जनन हो गया, तो उसमें वो स्पोर प्रकार के जनन हो गया। गैमेट्स बन गया तो गैमेट्स यानी लैंगिक जनन हो गया। तो एक ही शैवाल में भिन्न भिन्न प्रकार के जनन पाए जा सकते हैं, ये भी आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। ऐसा ना हो कि आप समझें कि बस
इसमें इस शैवाल में वर्धी जनन हो रहा है तो फिर इसमें स्पोर जनन नहीं होगा। इस शैवाल में अगर अलैंगिक जनन हो रहा है तो इसमें लैंगिक जनन नहीं होगा। एक ही शैवाल में लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन की प्रक्रिया देखने को मिलती है कई शैवालों में। अभी क्लेमाइडोमोनास आगे भी मिलेगा। इससे पहले भी मैंने बताया था क्लेमाइडोमोनास के बारे में कि वहाँ पे अलैंगिक जनन भी हमें देखने को मिलता है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन ना हो कि एक ही चीज़ सर यहाँ भी लिखा दिए वहाँ भी लिखा है उस प्रकार के जनन पाया जा रहा है, आगे भी लिखा देंगे उस प्रकार के जनन पाया जा रहा है, तो ये लगेगा कि एक ही प्रकार जो है कि एक ही शैवाल में कितने प्रकार के जनन हो रहा है, सभी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हो जाएगा एन आइसोगेमस। लैंगिक जनन दूसरा प्रकार है एन आइसोगेमस। आइसोगेमस इसका स्पेलिंग हो जाएगा AN लगा दीजिएगा बस, एन आइसोगेमस। आइसोगेमस GAMOUS। इसको बोलते हैं असमयुग्मकी हिंदी में। वो समयुग्मकी था, ये हो जाएगा असमयुग्मकी। असमयुग्मकी। समयुग्मकी मतलब दोनों गैमेट्स समान है। असमयुग्मकी मतलब सीधा हो गया कि दोनों गैमेट्स असमान होंगे। ठीक, तो लिखिए इस प्रकार के जनन में भाग लेने वाले, दिख रहा है ना, इस प्रकार के जनन में भाग लेने वाले गैमेट्स आपस में भिन्न आकार के होते हैं, भिन्न आकार के होते हैं। इनमें नर गैमेट्स का आकार छोटा होता है, ध्यान रखिएगा, आकार छोटा होता है, आकार छोटा होता है, परंतु यह अधिक क्रियाशील होता है। यह ध्यान रखिएगा, अधिक क्रियाशील होता है। आकार छोटा होगा लेकिन एक्टिव होगा ज़्यादा। जो मादा गैमेट्स है उसका आकार बड़ा होगा लेकिन कम एक्टिव होगा। वहीं मादा गैमेट्स का आकार बड़ा होगा किंतु कम क्रियाशील होगा, कम क्रियाशील होगा। ध्यान रखिए इसमें दो गैमेट्स बनेंगे। एक बनेगा ये मान लीजिए मेल गैमेट्स है छोटा, वही मादा गैमेट्स से जो आकार बनेगा बड़ा, फीमेल गैमेट्स। ध्यान रखिए, क्लियर है? बस ये ध्यान रखना है। इसमें नर और मादा गैमेट्स के आकार में भिन्नता हो जाता है। ये छोटा है लेकिन एक्टिव है, ये बड़ा है लेकिन कम क्रियाशील है। एक्टिव ये भी है लेकिन इसके मुकाबले में कम एक्टिव है। तो इस प्रकार के जनन पे कहाँ देखने को मिलता है? एग्जाम्पल लिख लीजिए। जैसे मैंने बताया क्लेमाइडोमोनास, वहाँ भी देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास। इसके अलावा यूडोराइना और यूडोराइना, फिर पेंडोराइना, पेंडोराइना, ब्राउनाई, ब्राउनाई, ब्राउनाई। यहाँ पर हमें इस प्रकार के जनन मिलता है। दो हो गए लैंगिक जनन में, एक और है ऊगेमस, लास्ट है, इसको समझ लीजिए। तीसरा हो जाएगा लैंगिक प्रकार के जनन में ऊगेमस। ऊगेमस इसका स्पेलिंग हो जाएगा GAMOUS। इसे बोलते हैं विषम युग्मकी, विषम युग्मकी, विषम युग्मकी। वो था असम युग्मकी, समान नहीं, ये विषम है, एक दूसरे से भिन्न है। वहाँ पे अच्छा फ्लैजिला दोनों में पाया जाएगा। यहाँ देखिए थोड़ा सा, देखिए इस प्रकार के जनन में, इस प्रकार के जनन में नर गैमेट्स बहुत छोटा होता है। नर गैमेट्स बहुत छोटा, बहुत छोटा, सक्रिय तथा दो फ्लैजिला वाला होता है, जबकि मादा गैमेट्स
में फ्लैजेला नहीं होता। अच्छा वहाँ पे ध्यान रखिए, मैंने बताया कि वहाँ एन आइसोगेमिस में दोनों में फ्लैजेला होगा, बस आकार में अंतर होगा, एक छोटा एक बड़ा। यहाँ पे सब कुछ अंतर होगा, इसमें आकार में भी अंतर होगा, फ्लैजेला में भी अंतर होगा, सक्रियता में भी अंतर होगा, हर चीज़ में अंतर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसीलिए इसे बोलते हैं विषम। यहाँ में क्या होता है, नर गेमेट्स क्या होता है, बहुत छोटा होता है, सक्रिय होता है, लेकिन 2 फ्लैजेला होता है। वही मादा गेमेट्स बहुत बड़ा होता है, मादा गेमेट्स बहुत बड़ा, फ्लैजेला रहित, अचल मैं लिख दूं, अचल या फ्लैजेला रहित, दोनों का मतलब अचल मतलब चल नहीं, फ्लैजेला काम क्या होता है चल, अचल या फ्लैजेला रहित, दोनों इस लगा लिख रहा हूँ। मादा गेमिट्स को 2 फ्लैजेला की जगह अगर मैं चल लिख देता तो भी आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए, समझते चलिए। हो सकता है कभी पूछ दे फ्लैजेला लिख करके चल अचल, तो मैंने बताया फ्लैजेला काम क्या है, मोशन, गति। फ्लैजेला रहेगा तो चलेगा, नहीं फ्लैजेला रहेगा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मादा गेमिट्स बहुत छोटा होता है, सक्रिय होता है और चल होता है। इसका मतलब सीधा सा कि इसमें फ्लैजेला है, इसलिए मैं यहाँ लिख दिया 2 फ्लैजेला। तो इसका समझिए कि चलने वाला है। यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ लिख दिया अचल। तो यहाँ पे आप स्लैश देकर लिख सकते हैं, चल भी लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बस जाए अच्छे तरीके से। अचल होता है, बहुत बड़ा होता है, अचल होता है, फ्लैजेला रहित होता है। अब ये देखिए सक्रिय होता है तो ये क्या हो जाएगा, कम सक्रिय हो जाएगा। फ्लैजेला रहित कम सक्रिय नहीं बल्कि बिल्कुल निष्क्रिय होता है, फ्लैजेला रहित तथा निष्क्रिय। ध्यान रखिएगा, ये विषम है तो पूरी तरीके से अलग होगा, निष्क्रिय होता है। बस oogamous का जनन में आप समझिए कि इसमें जो फ्लैजेला है एक में है दूसरे में नहीं है, जबकि एन आइसोगेमस में दोनों में फ्लैजेला है, सिर्फ आकार एक बड़ा है एक छोटा है, एक सक्रिय है थोड़ा सा कम सक्रिय। यहाँ पे एक सक्रिय है तो एक पूरी तरीके से निष्क्रिय है। तो जो सक्रिय है देखिए, एक मान लीजिए ये सपोज करिए कि ये जो है कि इसमें फ्लैजेला नहीं है, ये मान लीजिए फीमेल गेमेट है, फीमेल गेमेट से। दूसरा नर गेमेट से, मेल गेमेट से, मेल गेमेट से। अब इसमें फ्लैजेला है, 2 फ्लैजेला है इसमें फ्लैजेला है। जब ये फ्लैजेला है तो ये चलेगा, चल सकता है, इसीलिए इसे बताया गया कि ये सक्रिय होता है। ये क्या होता है, फ्लैजेला नहीं होता है तो पूरी तरीके से निष्क्रिय होता है, एक्टिव नहीं होता है। तो जब फ्लैजेला है तो ये चल करके जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, तब जा करके इनका संयोजन होगा। संयोजन तक कैसे होगा, जब ये चल के जाएगा, दोनों इनएक्टिव हो जाएंगे तो दोनों चल के जा ही नहीं सकते, मिलेंगे ही नहीं। इसी वजह से एक को एक्टिव होना जरूरी है। जबकि एन आइसोगेमस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों एक्टिव हैं, लेकिन एक थोड़ा ज़्यादा एक्टिव है, एक थोड़ा कम एक्टिव है। लेकिन यहाँ पे एक जो फीमेल गैमेट्स है वो पूरी तरीके से इनएक्टिव है, वो फ्लैजेला भी नहीं है, बस पड़ी रहेगी यहाँ पे। अब इनको जाना होगा खुद चल करके संयोजन करने के लिए, फिर वहाँ पे जाइगोट होगा, फिर स्पोर का निर्माण होगा, तब जाकर नए पौधे का जन्म होगा, नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसका एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलता है, तो एग्जाम्पल के तौर पे लिख लीजिए, जैसे वॉलवॉक्स में देखने को मिलता है ये, इसके अलावा ऊडोगोनियम देखने को मिलता है, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास में भी देखने को मिलता है, क्लेमाइडोमोनास काक्सीफेरा इसका पूरा, इसका एक अलग वर्ग है काक्सीफेरा। फिर वाउचेरिया में भी देखने को मिलता है। ठीक, इतना याद रखिए, वॉलवॉक्स, ओडेगोनियम, क्लेमाइडोमोनास, काक्सीफेरा और वाइचुरिया। यहाँ पे हमें oogamous प्रकार का जनन मिलता है। तो लैंगिक जनन में 3 प्रकार, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस और oogamous। आइसोगेमस में दोनों गेमिट्स आकार में सेम है, दोनों में फ्लैजेला पाया जा रहा है। एन आइसोगेमस में असमयोगी में है, दोनों गेमेट्स का आकार भिन्न है लेकिन फ्लैजेला दोनों में पाया जा रहा है, दोनों सक्रिय हैं, एक थोड़ा ज़्यादा है एक थोड़ा कम सक्रिय है। oogamous बिल्कुल विषम है एक दूसरे से, इसमें आकार में भिन्नता के साथ साथ इनके फ्लैजेला में भी भिन्नता है, इनके सक्रियता में भी भिन्नता देखने को मिलता है। तो तीनों प्रकार का लैंगिक जनन, उम्मीद है कि शैवालों में जो रिप्रोडक्शन है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक्स बचे हुए हैं वो मज़ेदार टॉपिक्स, यानी शैवाल को थोड़ा सा लेकर के रिप्रोडक्शन वाला चीज़ें थोड़ा सा बोरिंग था, प्रश्न भी यहाँ से कम पूछे गए हैं, लेकिन फिर भी चूँकि हम लोगों को इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम लोग प्रॉपर वे में एक स्टडी कर रहे हैं, ताकि बार बार आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत न हो। जब हम प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं तो हमें पता तो होता नहीं
कि यहाँ से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कभी नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जा सकता हो, लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस का एक पोर्शन है, पार्ट है, तो हमें उसे पढ़ना इसलिए जरूरी होता है कि बाय द वे कभी प्रश्न आए तो हम उसे समझ लें। कई बार क्या होता है कि बहुत टॉपिक से प्रश्न नहीं आते, लेकिन वो हमारे लिए इसलिए जरूरी हो जाते हैं ताकि उस टॉपिक से हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है जो कहीं ना कहीं दूसरे जगह लिंक करती हैं, दूसरे से कोरिलेट कर जाती हैं और वहाँ प्रश्न हम सही कर लेते हैं। जैसे बीजाणु को लेकर के हम लोगों ने पढ़ा, सॉरी बीजाणु नहीं, जीवाणु में फ्लैजेला और बाकी चीज़ें हम लोगों ने समझा कि वहाँ पे कैसे जो है कि इंडोस्पोर का निर्माण होता है, किस तरीके वो चीज़ें शैवालों में भी आकर के लिंक हुई। यही चीज़ें जब आगे हम लोग पढ़ेंगे उच्च श्रेणी के पादप, तो वहाँ पे भी लिंक होगा। तो बहुत सारी चीज़ें तैयारी के दौरान इसलिए पढ़नी होती है कि हमें कोई दूसरा चीज़ें और भी चीज़ें कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे अगर हमें किसी को समझाना है कि लीलगाय क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो लीलगाय अभी नहीं देखा हुआ है कि लीलगाय हमने देखा ही नहीं है, तो उसको समझाने के लिए आपको गाय को देखना जरूरी होगा। अगर आप गाय को देखे रहेंगे तो उस व्यक्ति को समझा सकते हैं कि लीलगाय इस तरीके का होगा। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे टॉपिक्स हमें सिर्फ इसलिए पढ़ते हैं कि दूसरे टॉपिक्स हमें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। अगर आप गाय आपने देखा है तो आप भी लीलगाय को नहीं देखे होंगे तो आपको समझाया जा सकता है कि लीलगाय इस तरीके से होता है, गाय जैसा दिखता है, ये थोड़ा सा डिफरेंसेस है, नस्ल वही है, ऐसा है, तो आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे, आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बस जाएगा। वैसे ही पढ़ाई के दौरान ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ अगर आप चलते हैं ऐसे प्रश्नों पे या ऐसे टॉपिक्स पे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हों, तो फिर उसके लिए फिर आपको रटन विद्या अपनानी होगी, बार बार रटना होगा, भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। सिविल सर्विसेज के लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि सिविल सेवा में एक टाइम मांगता है, आपको 2 बार 3 बार बैठना होता है एग्जाम में। बार बार आप रटेंगे तो काम नहीं होगा, आपको प्री भी देना है, मेंस भी देना है। मेंस में भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी में सेक्शन जब पढ़ेंगे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जुड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट होंगी यहाँ से। ये चीज़ें जब पढ़े रहेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। इसलिए किसी भी टॉपिक को ये मत सोचिए कि हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हर टॉपिक ज़रूरी है। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ हर टॉपिक आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ से अगर प्रश्न नहीं भी आएगा तो आपके लिए बाकी टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है तो ये चीज़ें पढ़ना होगा, अदरवाइज आप पूरी तैयारी के दौरान बैसाखी पे रहेंगे। और मैं यही चाहता हूँ कि मुझसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप बैसाखी से निकल जाइए। बैसाखी पे मुझसे पढ़ने के बाद भी लगे रहेंगे तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा कि मैं आपको फिर भी कोचिंग्स पे डिपेंड करके रखूँ। मुझसे पढ़िए, कोचिंग से डिपेंडेंसी आपकी तो मैं ख़त्म ही कर दूँगा। फिर आप कोचिंग की तरफ देखेंगे नहीं, आपको लगेगा कि अब हमें कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं पढ़ लिया, कोचिंग जितना देते हैं उससे ज़्यादा मुझे पता है। अब आप खुद मेहनत करेंगे, आप मोटिवेट होंगे खुद बैठ करके पढ़ने के लिए, उसमें से निकालने के लिए, छांटने के लिए, रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे। यहाँ से प्रश्न आया, ये हमारा वीक पॉइंट है, यहाँ से पढ़े, वहाँ से पढ़े। ये कब पढ़ेंगे? जब आपको ज़्यादा जानकारी होगी, आप सब कुछ जाने रहेंगे, तभी तो आप शोध कर पाएंगे। कोचिंग वाले अटका के रखते हैं यही चीज़ कि आपको वहाँ तक पहुँचने ना दिए, आपको हर चीज़ के लिए डिपेंड कर देंगे कोचिंग में। आइए ये चीज़ पढ़ना है कोचिंग में, ये चीज़ पढ़ना है ज्वाइन करिए। मैं चाहता हूँ मुझसे एक बार साइंस पढ़िए, फिर आपको साइंस दुनिया में किसी भी कोचिंग्स में नहीं पढ़ना होगा, कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता। आप जो पढ़ाएगा वो सब आप जानते रहेंगे, हाँ मुझे पता है, तथ्य फैक्ट ये सब चीज़ें आप खोजते रहिए, मिलता रहे, लिखते रहिए। तो चलिए यहाँ हो गया। 2 लेक्चर में हमारी कोशिश होगी कि जो शैवालों के जो अलग अलग वर्ग है, साइनोफाइसी, रोडोफाइसी, जिंतोफाइसी, ये सारी चीज़ें हम लोग समझ लें। इसलिए समझ लें कि इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न बीच बीच में पूछे ही गए हैं, जाने रहेंगे, आपके दिमाग में बसा रहेगा। फिर उसके बाद शैवालों का लाभ और हानि, जो शैवाल हमें लाभदायक शैवाल और हानिकारक शैवाल, वो पढ़ लेंगे, तो शैवाल वाला टॉपिक इन हो जाएगा। फिर कवक बचेगा और लाइकेन बचेगा। लाइकेन 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, कवक भी 1 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा, 2 लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा। तो कुल मिला के एक जो पोर्शन होगा बोटनी का वो खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कोशिश होगी कि हम लोग बोटनी एंड करने के बाद फिर जाके ह्यूमन फिजियोलॉजी में पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।